हेलो गाइज़, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग पर। सो गाइज़, एक लंबा टाइम पीरियड गुजर चुका है, उसके बाद आज हम फिर मिल रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी व्यस्तता थी, जैसा कि आप सबको पता है। मैंने नवोदय विद्यालय पुलवामा में ज्वाइन किया है, तो काफ़ी टाइम लग गया यहाँ तक आने में, फिर ज्वाइन करने में, सारी चीज़ों को समझने में। ठीक है, तो एक लंबा समय लग गया और काफ़ी समस्याओं के बाद अब हम फिर से दोबारा मिल रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी बातचीत को लेकर के। जैसा कि आपको पता है, मैंने वादा किया था आपसे, मैं अपनी पूरी जो हमारी जर्नी है उसको शेयर करने वाला हूँ। जो मैंने एमपी प्राइमरी की नौकरी ज्वाइन की थी, पहले हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से मैंने नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम दिया, उसे क्लियर किया, उसे ज्वाइन किया, और साथ ही साथ मैंने केंद्रीय विद्यालय के भी एग्ज़ाम्स दिए, उन्हें क्लियर किया, उनका इंटरव्यू दिया। ठीक है, तो हर एक चीज़ जो भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने सारी चीज़ों को खुद से ही किया है, तो जो मेरा अनुभव है मैं वो सब कुछ आपके साथ साझा करूँगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी मेरे साथ बने रहेंगे इस पूरी जर्नी में। ठीक है, और मैंने कोशिश की थी कि पुलवामा की चीज़ों को आपको दिखा सकूँ, बट जैसा कि आप सबको पता है, यहाँ का जो एरिया है वो थोड़ा सा रिस्की है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी इशू आ जाता है ना। तो उनको चीज़ों को दिखाना अभी इतना आसान नहीं है। ठीक है, कोशिश करूँगा मैं, जो कुछ भी मुझे मिलता है, जो कुछ भी मैं दिखा सकता हूँ आपको, तो वो ज़रूर दिखाऊँगा आपको। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बताने लायक हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो बताने लायक नहीं हैं। ठीक है, हम फिर कभी आगे की वीडियोज़ में उन पर बात करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो चलो फिलहाल में हम बात करते हैं। आज एक चीज़ को लेकर के एक क्वेश्चन आया था कि सर, जो महात्मा ज्योतिबा फूले यूनिवर्सिटी है, उसका एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, तो क्या आप उसके लिए टिप्स दे सकते हैं? तो चलिए हम उस पर बात करते हैं कि क्या क्या उन्होंने बताया हुआ है, क्या सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या पढ़ना चाहिए जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या इसका सिलेबस है। तो सबसे पहले आपको इसमें पढ़ना है करंट अफेयर्स। ठीक है, तो करंट अफेयर्स जो है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि करंट अफेयर्स का जो सीमा है, वो कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। ठीक है, वो कब से कब तक का करंट पूछेंगे ये भी डिसाइड नहीं है। ठीक है, तो आपके पास जो भी रिसेंट की चीज़ें हैं, ठीक है, आज से लेकर के 3 महीने तक की, एग्ज़ाम से 1 महीने पहले से लेकर के 3 महीने पहले तक की चीज़ों को तैयार कर लीजिए। ठीक है, मान लीजिए आपका एग्ज़ाम जुलाई में होने वाला है, तो जुलाई से 1 महीना कम करके जून से स्टार्ट कीजिए, और जून से लेकर के पीछे 3 महीने तक चले जाइए और उतना चीज़ें पढ़ लीजिए। ठीक है, उतना ही आपके लिए सफिशिएंट होगा। थोड़ा बहुत, क्योंकि करंट अफेयर्स में चीज़ें फंसने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ आती है करंट अफेयर्स के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जनरल नॉलेज की। तो जनरल नॉलेज भी एक बड़ा पोर्शन है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने पूरा सिलेबस डिफाइन नहीं किया है, इन्होंने सिर्फ पॉइंट पॉइंट चीज़ें बता दी हैं, इसलिए काफ़ी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। तो बिल्कुल भी पैनिक ना हो, जो भी आपके पास जनरल नॉलेज की बुक है, एक बार उसे देख डालें। ठीक है, क्योंकि आपके सामने ऑप्शंस आने वाले हैं, ऑप्शंस में आप एलिमिनेट कर लेंगे अगर आपने चीज़ों को थोड़ा भी पढ़ लिया। ठीक है, तो जनरल नॉलेज के लिए आपके पास अगर लूसेंट की बुक है या कोई भी ऐसी बुक है जिसमें आपको जनरल नॉलेज की चीज़ें मिल जाती हैं, तो आप उससे देख करके उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं जनरल नॉलेज के बाद में लॉजिकल रीजनिंग की। तो लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस बहुत ही लिमिटेड होता है, आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे तो आप उन्हें कर लेंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चंस होते हैं लॉजिकल रीजनिंग के। ठीक है, अगर फिर भी अगर आपको डाउट्स है बहुत ज़्यादा कि आपको लॉजिकल रीजनिंग आती ही नहीं है, तो आप क्या करें, जो भी बुक आपके पास है, नहीं है तो एक बुक ले लें, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग मोस्टली हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है। ठीक है, तो आप एक बुक ले लें, उस बुक में जितने भी लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको आप एक बार फटाफट करके देख डालें, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने का टाइम आपके पास नहीं है। आप बस इतना करें कि जो चीज़ें हैं उनको सिर्फ एक बार पलट करके देख लें। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, तो एग्जाम्पल्स को भी अगर आप पढ़ लेंगे तो काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। इसके अलावा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बात करें तो इस पर पूरी मैंने मैराथन डाल रखी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसे देख लीजिए। 2 मैराथन्स हैं टेक्नोलॉजी को लेकर के, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को लेकर ही मैंने बनाया हुआ है, आप एक तो वो पढ़ डालें। इसके अलावा एजुकेशन टेक्नोलॉजी में कुछ क्वेश्चंस बेसिक पूछे जाते हैं, जैसे रैम क्या होता है, रोम क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, मेमोरीज़ के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जाता है, तो ये सारी चीज़ें भी आप एक बार ज़रूर देख लें। ठीक, इसके अलावा हम और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं फिलोसॉफिकल, सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फाउंडेशन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो इसकी भी मैंने मैराथन भी बना रखी है और साथ ही साथ वीडियोस भी बना रखी हैं, तो आप जा करके उसे देख सकते हैं, हमारे चैनल पे वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो लास्ट पोर्शन इसमें बचता है वो है एमर्जिंग प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। ठीक है,
इंडियन एजुकेशन सिस्टम की इमर्जिंग प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें तो जो हमारा स्टैग्नेशन आ जाता है, जो बच्चे एक ही क्लास में स्टक होकर के रह जाते हैं, साथ ही साथ जो ड्रॉप आउट रेट है वो क्यों बढ़ रहा है, ठीक है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन किस तरीके से हो जाएगा वो उस चीज़ की है, प्राइवेटाइजेशन कैसे हो रहा है वो है। इसके अलावा जो हम बात करते हैं एजुकेशनल रिफॉर्म्स की, उसकी बात आती है इसमें, और साथ ही साथ जो हमारे एग्ज़ाम रिफॉर्म है ना, तो उसकी भी बात इसमें होती है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझनी है कि सीसीई पैटर्न जो है उसे भी आपको इसी जगह पर पढ़ना है, क्योंकि वो भी एक तरीके का रिफॉर्म है एजुकेशन के फील्ड में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं और इतने ही टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, ठीक है। तो ज़्यादा परेशान ना हो, जितने भी टॉपिक हैं काफ़ी आसान हैं, बस आपको एक बार हेल्दी रीडिंग करनी है, ठीक है। जितना भी टाइम आपके पास बचा है आप उसमें सिर्फ और सिर्फ ये करें कि जो भी बुक्स आपके पास अवेलेबल हैं उनको फटाफट से एक बार रिवाइज कर डालें, ठीक है। अगर कोई टॉपिक आपको प्रॉब्लम कर रहा है या कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको मिल नहीं रहा है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वो टॉपिक प्रोवाइड कर दूंगा जिसे आप वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का जो एमएड एंट्रेंस है उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो जो बच्चे भी इसका एंट्रेंस दे रहे हैं वो ज़रूर से इस चीज़ को समझ लें, ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि अब इस चैनल पर मोस्टली मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप सभी को डेली एक वीडियो ज़रूर मिल जाए, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। जितना भी एक्सपीरियंस मेरे पास है वो सब आपके काम आ सके, इसलिए मैं हर एक चीज़ को बहुत ही डिटेल्स के साथ आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो पूरी जर्नी को भी हम शेयर करेंगे, तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।